गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टू दी पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। आई वेलकम यू ऑल टू दी प्लेटफॉर्म ऑफ टू दी पॉइंट। जैसे आप सबको पता है कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे लीगल रीजनिंग को पढ़ने और समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो लीगल रीजनिंग है वो हमारे जो क्लैट के पेपर है उसका बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि हमारा जो लीगल रीजनिंग है बाय द एंड ऑफ ऑल दिस वीडियो सीरीज़ बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाए, ताकि वहाँ पे कोई भी गलती की गुंजाइश ना रहे। तो जैसे आपको पता है कि हम कुछ टाइम से कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है फंडामेंटल राइट्स। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक थोड़ा लेंदी भी है, लेकिन इस पे से डेफिनेटली एक या दो क्वेश्चन तो हर साल बनते ही बनते हैं। एक ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, बट एक और दो क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली, मतलब आपको ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आप उन चीज़ों को रिलेट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली शॉर्ट क्वेश्चन बनता ही है आप। इसलिए आई वुड रिक्वेस्ट कि जो मैं टॉपिक्स आपको इसमें पढ़ाऊँगी, प्लीज़ उनको ध्यान से पढ़िएगा। वीडियो ख़त्म होने के बाद उनका रिवीजन भी करिएगा, और बीच बीच में अगर आपको लगता है कि आपको कुछ पॉइंट नोट कर लेने चाहिए तो वो भी करिएगा, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हेन कंसिडर्ड फ्रॉम द व्यू ऑफ लीगल रीजनिंग एंड द क्लैट पेपर। नाउ स्टार्टिंग ऑफ विद ये फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं। सो फंडामेंटल राइट, सबसे पहले ये क्वेश्चन आना चाहिए कि क्या हमारी ओरिजिनल डिस्कवरी थी, हमारे जो फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे उन्होंने खुद से बनाया या इसको कहीं से देख के बोरो किया है। सो येस माय डियर फ्रेंड्स, जो फंडामेंटल राइट्स है, ये जो कॉन्सेप्ट बोरो है वो यूएसए से लिया था, हमारे जो फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे। उससे पहले क्या था, एक डॉक्यूमेंट था जिसका नाम था मैग्ना कार्टा, ठीक है। और ये जो है मैग्ना कार्टा, इट वाज साइन बाय किंग जॉन, जो कि एक ब्रिटिश किंग थे। और क्यों साइन किया गया था, और इस डॉक्यूमेंट में क्या था, इस डॉक्यूमेंट में कुछ सिविल लिबर्टीज़ प्रोवाइड करी गई थी सिटीजन्स को। कहाँ के? ब्रिटेन के जो सिटीजन्स थे उनको जो लिबर्टी प्रोवाइड करी गई थी वो इस डॉक्यूमेंट के द्वारा प्रोवाइड करी गई थी, जिसका नाम था मैग्ना कार्टा। फिर यूएसए एक ऐसा देश बना जहाँ पे उन्होंने बोला कि हम तो ना गारंटीड राइट्स देते हैं जो हमारे सिटीजन्स होंगे, जो हमारी डेमोक्रेसी, यूएसए इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। और वहाँ के जो फ्रेमर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम गारंटीड राइट्स दें अपने सिटीजन्स को। तो गारंटीड राइट्स क्या होते हैं, मतलब गारंटीड है, गारंटी है, वो कोई आपसे ले नहीं सकता। और वहीं से जो इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने सोचा ये कॉन्सेप्ट जो है ये हमें भी अपने सिटीजन्स को देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? क्योंकि हमारे जो फ्रेमर्स थे वो फ्रीडम फाइटर्स भी थे, और उन्होंने प्री इंडिपेंडेंस एरा में क्या देखा था कि बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स थे जब ब्रिटिशर्स जो थे, क्योंकि हमें कौन रूल करता था, तो जो ब्रिटिशर्स थे वो रूल करते थे, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी थी, फिर ब्रिटिश क्राउन था, तो ये हमें रूल करते थे। और इन्होंने बहुत बार अपनी पावर्स को एक्सीड किया है, मतलब जो चीज़ लॉ में मेंशन नहीं है उसको सर पास करके उसके बाहर जाके भी चीज़ें करी है। जैसे ये तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है कि जब हम किसी को अरेस्ट करते हैं तो उसको बताते हैं कि आपको इन वजह से अरेस्ट किया जा रहा है। फिर जब उसकी कोर्ट में पेशी होती है तो उसके पक्ष का भी सुना जाता है कि जिस पे एलिगेशन लगाया है उसकी भी सुनवाई, उसको बोलने का हक दिया जाए कि मेरी गलती थी या मेरी गलती नहीं थी, मतलब उसको एक जस्टिफिकेशन देने का मौका तो देना चाहिए। लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, वो बहुत बार हैंग टिल डेथ की सज़ा सुना देती थी। जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जो उनके अगेंस्ट खड़े होते थे, जो उनकी पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करते थे, क्या करते थे, विदाउट ट्रायल, मतलब उनको ये मौका भी नहीं दिया जाता था कि वो अपने पक्ष को ज्यूरी के सामने, कोर्ट के सामने, माय लॉर्ड के सामने रख सके। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हो चुके थे और अक्सर होते थे प्री इंडिपेंडेंस एरा में। तो जो फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे उनको लगा कि कल को जो आज़ाद भारत है, इंडिपेंडेंट इंडिया है, वहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी व्यक्ति या इंसान ऐसी चीज़ ना करे जिससे कि कोई दूसरा इंडिविजुअल डिस्क्रिमिनेटेड फील करे या उसे लगे कि उसके जो राइट्स है, बेसिक राइट्स है जो लिविंग के, वो उससे ले लिए गए हैं। तो इन सब को ऐसी सिचुएशन बचाने के लिए कुछ ऐसे राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में डाले गए जिनको बोला गया फंडामेंटल राइट्स। और ये राइट्स जो हैं इनको गारंटीड किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा। गारंटीड मतलब
कि अगर कोई भी आके आपसे आपके ये अधिकार छीनता है तो आप जा सकते हैं कोर्ट में, और कोर्ट में वहाँ जाके केस फाइल कर सकते हैं, पिटिशन लगा सकते हैं कि सो एंड सो व्यक्ति ने या स्टेट ने या गवर्नमेंट ने मुझसे मेरे राइट्स लिए हैं, मुझे इस वजह से बहुत ही नुकसान पहुंचा है या बहुत हानि हुई है, प्लीज़ आप इसमें इंटरवीन करिए और जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने का आदेश दीजिए। तो ये जो राइट्स होते हैं ये फंडामेंटल टू एग्जिस्टेंस होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ये क्यों दिए जाते हैं ये मैं आपको समझा चुकी हूँ, और एक बार हम स्लाइड में क्या लिखा है वो भी देख लेते हैं। सो फंडामेंटल राइट्स आर सच राइट्स which are important for holistic development of a person. These are such rights without which the democracy is meaningless, because if they are also allowed to be encroached by the states, then the objectives or the features enshrined in our constitution, the preamble, would become meaningless. क्यों ये डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरी है? डेमोक्रेटिक मतलब कंट्री, मतलब जहाँ पे फ्री हैं लोग, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं, पीपल आर गिवन राइट टू चूज़ देयर लीडर। बट अगर कोई भी ऐसी स्थिति आती है जहाँ पे ये अगर आपसे राइट्स ले लिए जाते हैं या आपको राइट्स दिए ही नहीं गए हैं, तो ये डेमोक्रेटिक कंट्री का जो टैग है इंडिया के आगे, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। प्रीएम्बल जब हमने पढ़ा था तो उसमें क्या लिखा था कि इंडिया क्या है, एक सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। तो वो जो वहाँ ऑब्जेक्टिव्स दिए गए थे प्रीएम्बल के कि ये ऑब्जेक्टिव्स कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा हम पूरा करने की कोशिश करेंगे, अगर ये राइट्स नहीं देंगे तो वो सब धरे के धरे रह जाएंगे। वो जो इतने एफर्ट्स डाले गए थे हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स द्वारा कि यहाँ पे सब एक बराबर हैं, कोई भेदभाव नहीं है आपस में, सबको राइट दिया जाएगा, सबको राइट टू वोट दिया जाएगा, सबको बोलने का अधिकार दिया जाएगा। और वो कब पूरा हो सकता है? जब कोई उनके पास राइट्स हों जो कि गारंटीड हो और जस्टिसिएबल हों। एग्जाम्पल, स्टेट स्टार्ट्स पैटर्नाइजिंग one particular religion, then it would be meaningless to call India as a secular nation. तो मैंने जब आपको प्रीएम्बल पढ़ाया था तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो भारत है वो क्या है, एक सेक्युलर कंट्री है। और सेक्युलर का मतलब क्या होता है, फिर से रिवाइज करा देती हूँ कि मतलब स्टेट का कोई, या स्टेट मतलब यहाँ गवर्नमेंट का कोई अपना धर्म नहीं है, उसके लिए सब जो धर्म है एक बराबर हैं, किसी भी एक स्टेट को एक रिलीजन को वो फेवर नहीं करेगी। बट अगर कल को ऐसा होता है कि स्टेट कोई एक रिलीजन के फेवर में बेनिफिट्स देने लग जाए या एक रिलीजन को प्रमोट करने लग जाए, तो ये जो सेक्युलर वर्ड हमारे प्रीएम्बल में है ये बिल्कुल मीनिंगलेस हो जाएगा। सो इन ऑर्डर टू प्रोहिबिट स्टेट्स फ्रॉम एक्सीडिंग देयर पावर्स, सर्टेन राइट्स आर गिवन टू पीपल विच कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड अनलेस इन सम स्पेशल सर्कमस्टांसेस। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं वैसे तो इन पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता, बट कुछ ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस हैं जो कि ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, अगर वो अराइज होती हैं देन ओनली दीज फंडामेंटल राइट्स कैन बी कॉम्प्रोमाइज्ड, अदरवाइज दीज फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड। चलिए, और ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में मेंशन्ड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है, अपने नोट्स में स्टार बना के लिख लीजिएगा कि जो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसी को मैग्ना कार्टा बोला जाता है, और वो किससे रिलेटेड है, वो फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सो mentioned in part 3 of the constitution from article 12 to 35। तो ये एक फिर से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि from article 12 to article 35 क्या है, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, किसमें पार्ट 3 में है, जिसको हम मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं, ठीक है। और इसके फीचर्स क्या हैं देख लेते हैं। सो फर्स्ट जो है, दिस इज़ यूनिवर्सल इन नेचर, मतलब सब जगह एप्लीकेबल है, ऐसा नहीं है एक व्यक्ति पे एप्लीकेबल है और एक दूसरे पे नहीं है। दूसरा, दे आर नॉट एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है कि इस पे कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं एंड देर आर लिमिटेशंस टू इट, मतलब कोई ऐसी सिचुएशंस आती है जहाँ पे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सस्पेंड कर दिए जाते हैं, या फिर फंडामेंटल राइट्स कुछ चेंज या रिलैक्सेशन दी गई है कुछ सर्टेन लोगों के केस में, वो अभी हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो द थिंग इज़ दे आर नॉट एब्सोल्यूट। जस्टिसिएबल का मतलब कि अगर आपसे कोई आपके ये अधिकार छीनता है या छीनने की कोशिश करता है तो आप कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं इस केस में।
फिर कॉम्प्रिहेंसिव मतलब बहुत डिटेल में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनके बारे में बात करी गई है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं और कौन से हैं। एंड लास्ट पॉइंट है कि सस्पेंडेबल हैं, ऐसा नहीं है कि किसी स्थिति में भी चाहे जो मर्जी हो जाए सस्पेंड नहीं किए जा सकते। इनको कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हैं वो भी कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा मेंशन्ड है कि कौन सी ऐसी स्थिति या कौन से ऐसे इंसिडेंट्स हैं कि उन केस में जो फंडामेंटल राइट्स है उनको सस्पेंड किया जा सकता है। सो ये तो हो गए बेसिक फीचर्स ऑफ हमारे फंडामेंटल राइट्स। अब चलते हैं की बात पे, जो आर्टिकल 12 to 35 है वो अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 12। अब आर्टिकल 12 में फ्रेंड्स कोई भी फंडामेंटल राइट मेंशन नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 12 क्या डिस्क्राइब करता है? आर्टिकल 12 जो बार बार मैं एक वर्ड यूज़ कर रही हूँगी, स्टेट हमसे ये ना ले ले, स्टेट हमारे राइट्स को इनक्रोच ना कर दे, स्टेट्स अपनी पावर्स को ओवरपास ना कर दे। तो ये स्टेट है क्या? कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसको स्टेट की कैटेगरी में डाला जाएगा? क्या इंडिविजुअल्स भी स्टेट हो सकते हैं? तो ये जो स्टेट है ये इसके अंदर कौन सी चीज़ें या ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं ये देखना है। और ये कहाँ मेंशन्ड है? आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन को डिफाइन कर रखा है। द स्टेट इंक्लूड्स द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो स्टेट में कौन कौन आता है? जो हमारे देश की गवर्नमेंट है, हमारा जो पार्लियामेंट है, और पार्लियामेंट कहाँ एसोसिएटेड, कहाँ सिचुएटेड है? दिल्ली में सिचुएटेड है। वहाँ पे राज्यसभा भी है, लोकसभा भी है, और ये दोनों मिला के पार्लियामेंट बनाते हैं। तो जो लोकसभा और राज्यसभा है इनको भी हम स्टेट बोलेंगे। एंड द गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट्स and all local or other authorities within territory of India or under the control of government of India। अब हर स्टेट में क्या होता है? विधानसभा होती है। तो वो जो विधानसभा होगी उसको भी क्या बोला जाएगा? स्टेट बोला जाएगा। जो वहाँ की गवर्नमेंट है उसको स्टेट बोला जाएगा। और भी जितनी लोकल अथॉरिटीज़ हैं जो इंडिया की टेरिटरी में है एंड अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो भी स्टेट की डेफिनेशन के अंडर ही आएंगे। द टर्म अदर अथॉरिटी, अब ये जो अदर अथॉरिटी वर्ड ये दे दिया गया ना, ये अदर, इस पे बहुत बार बहुत पंगे हुए, बहुत केसेस हुए, कई बार कोर्ट पहुंचा ये मामला कि भाई ये जो फलाना अथॉरिटी है इसको स्टेट की डेफिनेशन में डाला जाएगा कि नहीं डाला जाएगा। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट एक थोड़ी सी क्लियर डेफिनेशन लेके आई कि कौन सी अथॉरिटी, ये जो अदर है, अदर अथॉरिटी के केस में स्टेट मानी जाएगी और कौन सी नहीं मानी जाएगी। तो आइए देखते हैं। सो वो अथॉरिटीज़ और बॉडीज़ क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और बाय द स्टैट्यूट एंड पावर इज़ कन्फर्ड ऑन देम। तो ऐसी कोई भी अथॉरिटी या बॉडी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा या क्रिएट करी गई है, मतलब उसका कोई रेफरेंस या कोई उसका क्रिएशन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, या किसी स्टैट्यूट मतलब किसी एक्ट के अंदर, जैसे कि इनकम टैक्स एपेलेट अथॉरिटी है, इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल, ठीक है। सो ये इनकम टैक्स एक्ट में इसका क्रिएशन लिखा हुआ है 1961 में, ठीक है। सो ऐसी कोई बॉडी जो किसी कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा, किसी मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा और स्टैट्यूट द्वारा क्रिएट करी गई है, फॉर एग्जांपल LIC, GIC, राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, DDA, RBI किस में? RBI कौन से एक्ट में है? RBI एक्ट 1934। तो ये एक्ट हुआ ना जिसके अंडर RBI क्रिएट हुआ था। सो ये क्या हुआ? इट शैल कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। सो ऐसी कोई भी बॉडी स्टेट कहलाई जाएगी। सो इट शैल इंक्लूड लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। सो मैंने आपको बताया था गवर्नमेंट के कौन से 3 ऑर्गन्स होते हैं, एक लेजिस्लेटिव, एक एग्जीक्यूटिव और एक जुडिशरी, ओके। सो लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स ऑफ द यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट, एंड देन ऑल द लोकल अथॉरिटीज़ लाइक म्यूनिसिपैलिटीज़, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एट्सेट्रा। तो फिर क्वेश्चन नया आ गया उठ के कोर्ट के सामने कि जो जुडिशरी है, जो थर्ड ऑर्गन होता है गवर्नमेंट का, वो क्या पार्ट ऑफ स्टेट नहीं है? क्या उसको डेफिनेशन ऑफ स्टेट में नहीं डाला जाएगा? तो आइए इस चीज़ को देखते हैं। क्या इसके लिए एक केस लॉ निकल के आया था? तो भाई बहुत बार केसेस पहुँचे कोर्ट में कि क्या जुडिशरी विल बी कॉल्ड और टर्म्ड एज स्टेट। तो एक बहुत फेमस केस निकल के आया, रूपा हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा।
और इसमें जो डिसीजन आया कोर्ट का वो ये है कि जो जुडिशरी है इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ स्टेट, बट अगर जब जो जुडिशरी है कोई एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, मतलब जुडिशरी का काम क्या है, ये देखना कि जो लेजिस्लेटिव है और जो एग्जीक्यूटिव है जो वो अपनी पावर्स को एक्सीड ना कर दे, ठीक है। सो जुडिशरी का काम इन दोनों पे चेक्स एंड बैलेंसेस को मेंटेन करना है। बट जब भी जुडिशरी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कर रही होती है, फॉर एग्जाम्पल कोई एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना या कोई भी रिसर्च कंडक्ट करवाना, एट दैट टाइम और इन दैट केस ओनली जुडिशरी विल बी काउंटेड एज स्टेट। बट व्हेन जुडिशरी जब जुडिशियल फंक्शंस एग्जीक्यूट कर रही है, फिर से बताती हूँ, जब जुडिशरी जुडिशियल फंक्शंस मतलब लॉ बनाना या केसेस सुनना, उस टाइम अगर ऐसा काम कर रही है, इट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज स्टेट, मतलब वो स्टेट की डेफिनेशन में नहीं आएगी। बट अगर जुडिशरी कोई पेपर कंडक्ट करवा रही है या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कर रही है, एट दैट टाइम जुडिशरी को हम स्टेट के एम्बिट में डालेंगे, मतलब स्टेट की डेफिनेशन के अंडर रखेंगे। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आर्टिकल 12 क्या है। आर्टिकल 12 में स्टेट को अच्छे से समझाया हुआ है कि स्टेट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है और कौन सी बॉडीज़ और अथॉरिटी स्टेट के डेफिनेशन में आएंगी। सो इनमें से अगर कोई भी बॉडी कल को किसी इंसान या व्यक्ति का फंडामेंटल राइट एनक्रोच करती है तो दैट इज़ पनिशेबल अंडर द आइज ऑफ लॉ। कूल। अब चलते हैं आर्टिकल पे। अब आर्टिकल 13 में भी कोई फंडामेंटल राइट मेंशन नहीं है। आर्टिकल 13 क्या बताती है? आर्टिकल 13 डिफाइंस व्हाट इज़ लॉ। So we will quickly go through the definition of what is law. First thing what it defines is कि law and fundamental rights में relationship। तो कैसे? अगर कोई प्री कॉन्स्टिट्यूटेड मतलब प्री इंडिपेंडेंस लॉ है, ठीक है, इट कैन बी डिक्लेयर नल एंड वॉइड टू द एक्सटेंट ऑफ इट्स इनकन्सिस्टेंसी विद द फंडामेंटल राइट। मान लीजिए कोई ABC एक्ट है, ठीक है, जो कि इंडिपेंडेंस से पहले बना, अब इंडिपेंडेंस के बाद तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन आ गया और उसमें दे दिए गए फंडामेंटल राइट्स। तो अगर ये एक्ट अभी भी इंडिपेंडेंस के बाद भी चल रहा है और अगर इसका कोई पोर्शन या कोई पार्ट या कोई एक ऐसा स्टेटमेंट या कोई भी सब सेक्शन फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, तो ये जो वो पार्ट होगा दैट पार्ट विल बी नल एंड वॉइड, मतलब अब वो मान्य नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट, it is related to post-constitution law. It says that if any law made by the legislature violates the fundamental rights, then to the extent of such violation, that law shall be declared null and void. तो अब ये क्या बोल रहे हैं? अगर पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद अगर कोई लॉ आता है और कोई भी, ये वर्ड पे गौर फरमाना, इस पे अभी बहुत आगे प्रॉब्लम होने वाली है। सो एनी लॉ ड्राफ्टेड आफ्टर और मेड आफ्टर पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन पीरियड, और अगर वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है तो वो भी नल एंड वॉइड होगा टू द एक्सटेंट ये फंडामेंटल राइट्स को इनक्रोच कर रहा है। भाई अगर पूरा ही एक्ट कर रहा है फंडामेंटल राइट्स को इनक्रोच, तो पूरा एक्ट को हम नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देंगे। बट अगर ऐसा है कि एक्ट का कुछ ऐसा पोर्शन है जो कि फंडामेंटल राइट्स को एनक्रोच करता है, तो हम उस पोर्शन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करेंगे। नेक्स्ट, अब लॉ एग्जैक्टली है क्या? सो एनी टेम्पररी लॉ सच एज ऑर्डिनेंसेस, acts as well as any permanent law, rules and regulations, order by laws, notifications having in the territory of India the force of law, or any custom or its use having in the territory of India the force of law। तो हमने पहले क्या पढ़ा? कोई टेम्परेरी लॉ या कोई परमानेंट लॉ, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस जो गवर्नमेंट इशू करती है, कोई बाय लॉ या कोई नोटिफिकेशंस अगर गवर्नमेंट इशू करती है हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ, एंड लास्ट क्या है? कोई कस्टम। मान लीजिए अगर हम देख रहे हैं तो हमारे देश में प्रथा है हिंदू एक्ट के अंडर, ये तो बाद में आया हिंदू एक्ट, लेकिन शुरू से क्या है कि हम एक ही शादी अलाउड है, मतलब एक टाइम पे आप एक ही वाइफ रख सकते हैं। अगर वाइफ से डिवोर्स हो जाता है, वाइफ की डेथ हो जाती है, उसके बाद आप शादी कर सकते हैं दूसरी। बट अगर आपकी एक वाइफ है और उनसे आपका डिवोर्स नहीं हुआ है तो आप एक से ज़्यादा शादी नहीं कर सकते। तो ये क्या है? कस्टम है, प्रथा चलती आ रही थी, ठीक है, और ये प्रथा अब इतनी स्ट्रांग हो चुकी है
कि दैट इट हैज़ टेकन द शेप ऑफ लॉ, मतलब ये इट्स इक्वलेंट टू लॉ। अगर आप देखते हैं और अगर आपको कहीं पता चलता है कि अगर कोई एक ऐसा इंसान है या व्यक्ति हैं या कोई भाई साहब है जिन्होंने एक से ज़्यादा शादियाँ करी हुई हैं अपनी वाइफ को डरा धमका के कैसे भी तो that person is punishable under the eyes of law. That person can be taken to the court for violation of that law. I hope आपको अब लॉ की डेफिनेशन भी क्लियर हो गई कि क्या कौन सी चीज़ों को हम लॉ कंसिडर करते हैं। आर्टिकल 12 में हमने स्टेट की डेफिनेशन को देख लिया था। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे असली मुद्दे से, जो है फंडामेंटल राइट्स, जिसमें जो सबसे पहला राइट है वो है आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी का। अच्छा, उसको अप्रोच करने से पहले एक छोटा सा प्रैक्टिस क्वेश्चन रिवीजन भी हो जाएगा। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ फ्रॉम कहाँ, मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले जब हमने वीडियो स्टार्ट किया था। कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आर्टिकल 12 से लेके 35 तक है हमारा पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर बता देती हूँ, ये इसको मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं। और ये इसमें क्या है, 12 से लेके 35 तक फंडामेंटल राइट्स मेंशन है। 12 मैंने क्या बताया था, 12 में स्टेट डिफाइंड है, 13th में लॉ डिफाइंड है। और अब हम 14 जब पढ़ लेंगे तो आपको 14 में पता चल जाएगा कि 14 में क्या डिफाइंड है। 14 to 18, now this whole articles, 4 articles from 14 to 18 talks about what, right to equality. equality मतलब सब एक बराबर हैं, कोई भेदभाव नहीं है। और अब देखते हैं कि एक एक करके पढ़ते हैं और समझते चलते हैं। अच्छा, तो आपको सबसे पहले तो एक बात दिमाग में आनी चाहिए कि इक्वालिटी के बारे में इतनी बात क्यों करी गई है, इक्वालिटी से ही स्टार्ट क्यों किए गए हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स। तो फ्रेंड्स, फिर से ही वही वाली बात है कि अगर हमारा जो प्री इंडिपेंडेंस टाइम देखें तो जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने बहुत बुरा टाइम देखा है। उन्होंने हर चीज़ में भेदभाव देखा है। जैसे कि जो पुलिस में पोस्ट होती थी, जो ब्रिटिशर्स ने एक आर्मी और पुलिस मेंटेन करी हुई थी, तो वहाँ पे जो हायर पोस्ट थी वो ब्रिटिशर्स के लिए रिजर्व थी, और जो लोअर पोस्ट थी, मतलब जो छोटी पद के काम थे, वो सब इंडियंस के लिए रखे गए थे। कभी भी उनको हायर पोस्ट पे राइज करने का मौका नहीं दिया जाता था, क्योंकि हायर पोस्ट किसके लिए रिजर्व थी, जो ब्रिटिशर्स थे उनके लिए। सेम जुडिशरी में भी था, जो जजेस होते हैं, जो माय लॉर्ड्स होते हैं, वो जो पोस्ट थी वो सिर्फ ब्रिटिशर्स को दी जाती थी, इंडियंस को वहाँ तक पहुँचने का मौका नहीं दिया जाता था। तो इसलिए जो हमारे फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे उन्होंने सोचा कि कल को जो हमारा इंडिपेंडेंट इंडिया है वहाँ पे सबके बीच में एक समान हर चीज़ होनी चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई जात पात का भेद नहीं होना चाहिए कि तुम हिंदू हो या तुम मुस्लिम हो, तुम सिख हो या ईसाई हो तो तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी और तुम्हें ये नहीं मिलेगी, सब एक बराबर है। तो इसलिए जो हमारे फंडामेंटल राइट है उसकी शुरुआत कहाँ से करी गई, वो इक्वालिटी से करी गई कि हर एक व्यक्ति और इंसान इक्वल है, सबका दर्जा इक्वल है, कोई किसी में भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। और ये क्यों किया गया, ये क्यों राइट डाला गया, ताकि सब इक्वल फील कर सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले फंडामेंटल राइट से, जो कि आर्टिकल 14 है। इसमें लिखा है, स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है, और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, प्रोहिबिशन of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex और place of birth। क्या बोला गया कि जो स्टेट है वो लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती। देखिए, डिस्क्रिमिनेशन अलाउड है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहती डिस्क्रिमिनेशन होगा ही नहीं, डिस्क्रिमिनेशन अलाउड है। लेकिन अगर कोई स्टेट डिस्क्रिमिनेशन कर रही है इन ग्राउंड्स पे तो वो किसी का फंडामेंटल राइट्स लेने वाली बात है। मतलब डिस्क्रिमिनेशन आप कर सकते हो, लेकिन ऑन दीज ग्राउंड्स, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, इनके बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे। और किसी बेसिस पे करो आप डिस्क्रिमिनेशन, मान लीजिए किसी की 100 में से 98 नंबर आए हैं, ठीक है, और किसी के आए हैं 96, तो आप डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो कि जिसके हाईएस्ट नंबर है उसी को अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, 96 वाले को नहीं मिलेगा। तो ये किस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हुआ, मेरिट बेसिस पे हुआ, इंटेलिजेंशिया के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हुआ। बट अगर स्टेट डिस्क्रिमिनेट कर रही है, मान लीजिए कि बोल दें कि मैं जो है मुस्लिम्स को या मान लीजिए हिंदूज़ को कोई जॉब नहीं मिलेगी, कहाँ पे, एज अ जज, सिर्फ
जो सिख हैं, ईसाई हैं या क्रिश्चियंस हैं, उन्हीं को ही जॉब मिल सकती है जज की। जितने भी हिंदूज़ हैं ना हमारे देश में, उनको वो कभी भी जज अपॉइंट नहीं होंगे। तो ऐसा नहीं है, या जो लॉ की नज़रों में सब बराबर हैं। और यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट्स हैं। फर्स्ट अगर आपने देखा हो, इक्वालिटी बिफोर लॉ, और दूसरा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इन दोनों का क्या एक ही मतलब है? नहीं, इन दोनों का एक मतलब नहीं है। एक बार देखते हैं क्या मतलब है। सो इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है, ये एक ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है। ये कहाँ से लिया था? हमने ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन लिया था, और ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है कि जितने भी लोग हैं ना, वो कानून की नज़र में एक समान है। मान लीजिए कि दो व्यक्ति पहुँचे केस फाइल कराने अपना पुलिस स्टेशन पे या कोर्ट में, ठीक है। तो अब जो कोर्ट है वो ये ऐसे ये नहीं डिसाइड करेगी कि ये व्यक्ति गरीब है तो इनके हित में फ़ैसला कर देते हैं, या ये व्यक्ति अमीर है तो इनके हित में अपन जजमेंट सुना देते हैं। ऐसा नहीं है, लॉ की नज़रों में सब एक समान है। तो ये तो हो गया इक्वालिटी बिफोर लॉ। और इक्वालिटी बिफोर लॉ कहाँ से लिया था हमने? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था, क्योंकि ये एक ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है और ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। अब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था, और एक ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है, द लाइक्स शुड बी ट्रीटेड एज लाइक्स एंड अनलाइक्स शुड नॉट बी ट्रीटेड एज लाइक्स। तो इसका मतलब कि मान लीजिए दो लोग हैं, मतलब इक्वालिटी बिफोर ऑफ लॉ तो क्या कह रहा था? सब एक समान है। लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहता है कि जो दो लोग एक समान नहीं है, उनको एक समान समझना भी नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कोर्ट में कोई केस होता है और पता चलता है कि एक 10 साल के बच्चे ने किसी का खून कर दिया, ठीक है। और उसी टाइम एक केस आता है जहाँ पे पता चलता है एक 80 साल के इंसान ने खून कर दिया, ठीक है। तो क्या ये दोनों सिचुएशन सेम है? नहीं। क्या ये दोनों लोग सेम है? नहीं। यहाँ पे एक 10 साल का बच्चा है जिसको सही गलत में इतनी समझ नहीं आती जितना कि यहाँ पे एक एक्सपीरियंस्ड इंसान जो सिटीज़न है 80 ईयर्स के, उनको पता है। भाई 80 ईयर्स का अगर कोई है तो उसको ये तो पता है ना कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है। किसी का मर्डर कर देंगे तो ये अच्छी बात नहीं होती। तो ये जो दोनों लोग हैं ये अनलाइक हैं। तो जो दोनों के केस में फ़ैसला आएगा वो अलग अलग आएगा। एक 80 साल के व्यक्ति की जब केस की सुनवाई होगी तो जो पनिशमेंट निकल के आएगा वो डेफिनेटली ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू जो एक ट्रायल चलेगा 10 साल के बच्चे जिससे गलती हुई है। डेफिनेटली मर्डर हुआ है, ये मैं नहीं कहती कि गलत उसने, कोई बात नहीं माफ़ कर दो, बट जो ट्रायल होगा कोर्ट में वो अलग तरीके से होगा, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों व्यक्ति अलग अलग हैं, दोनों केस अलग अलग हैं। सो जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहता है कि लाइक शुड बी ट्रीटेड एज लाइक, मतलब जो एक जैसे हो उनको एक जैसा ट्रीटमेंट दिया जाए। मतलब अगर कोई व्यक्ति 40 साल का है तो उसको उसी तरीके से ट्रीट करना चाहिए जैसे दूसरा भी 40 साल का हो, मतलब दोनों इक्वल हैं। बट अगर आप कंपैरिजन नहीं कर सकते ऐसे दो लोगों के बीच में जिनकी स्थिति एक जैसी नहीं है, जो एक जैसे बैकग्राउंड से नहीं है, ये 40 साल के हैं और ये कोई 10 साल के हैं, तो इन दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि ये दोनों सिचुएशन एक जैसी नहीं है। ये दोनों सिचुएशन लाइक नहीं है, ये लाइक और अनलाइक है, क्योंकि ये अलग है और ये अलग है। सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये दोनों सिचुएशन दी गई है। केस टू केस बेसिस पे डिसाइड होगा कि हमें कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करना है, हमें इक्वालिटी बिफोर लॉ फॉलो करना है या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ फॉलो करना है। सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। नाउ वी विल गो टू द अनदर व्हिच इज आर्टिकल 15। अब ये आर्टिकल फिर से डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है कि स्टेट जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी सिटीजन्स पे। कौन से ग्राउंड्स के बेसिस पे? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। इन बेसिस पे मतलब डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है, लेकिन इन बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। कब? कौन से केसेस में? विद रिगार्ड्स टू access to shops, public restaurants, hotels, places of public entertainment, or the use of wells, tanks, bathing arts, roads, places of public resort maintained wholly or partly out of the state funds or dedicated to the use of general public. So अगर कोई एक ऐसा रेस्टोरेंट है जो स्टेट द्वारा मेंटेन्ड है, कोई शॉप है, कोई
घाट बना हुआ है, कोई मंदिर बना हुआ है जो कि स्टेट द्वारा मेंटेन्ड है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती इन बेसिस पे। लेकिन अगर कोई प्राइवेट पार्टी है, मतलब कोई मेरा प्राइवेट रेस्टोरेंट है और मैं नहीं चाहती कि वहाँ पे कोई पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल आए, तो एक प्राइवेट पार्टी डिस्क्रिमिनेट कर सकती है, प्राइवेट पर्सन डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन जो स्टेट है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती इन ग्राउंड्स के बेसिस पे। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। अगर कल को गवर्नमेंट कोई स्पेशल प्रोविज़न बनाती है इन फेवर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, तो उसको हम ये नहीं बोलेंगे कि ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक टाइम पे तो ये लिखा हुआ है कि कोई रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स। अब अपना सेक्स के केस में क्या हुआ, एक मेल हुए या फीमेल हुए, ठीक है। तो अभी तो यहाँ बोला था आपको कि मैम 15 जब आपने पढ़ाया तो आपने बोला सेक्स के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, लेकिन साथ ही साथ आर्टिकल 15 में ये भी समझा दिया गया नीचे कि कल को अगर गवर्नमेंट कोई प्रोविज़न बनाती है किसके लिए, कोई फीमेल्स मतलब विमेंस के लिए या चिल्ड्रंस के लिए, उसको डिस्क्रिमिनेशन की गिनती में नहीं गिना जाएगा। Last, nothing in this article or in clause 2 of Article 29 shall prevent the states from making any special provisions for the advancement of socially and educationally backward classes of citizens or for scheduled castes and the scheduled tribes. Same way, वही वाली बात कि अगर कोई गवर्नमेंट कोई प्रोविज़न बनाती है किसके लिए, ऐसे लोगों के लिए जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड रह गए हैं, या शेड्यूल कास्ट के लिए या शेड्यूल ट्राइब के लिए, तो उसको भी ये नहीं माना जाएगा कि दूसरे सिटीजन्स आके ये नहीं बोल सकते कि भाई ये तो डिस्क्रिमिनेशन हुआ, अभी तो आपने बोला था कि रिलीजन और रेस कास्ट के बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे। बट गवर्नमेंट बोलेगी कि आर्टिकल 15 आप ध्यान से पढ़िए, उसमें लिखा है कि हाँ जी बिल्कुल हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, लेकिन साथ साथ ये भी मेंशन है कि अगर गवर्नमेंट कोई प्रोविज़न बनाती है इन लोगों के उत्थान के लिए, किन के लिए, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स के उत्थान के लिए, या सोशली या एजुकेशनली बैकवर्ड मतलब ऐसे लोग जो पिछड़ गए हैं, पीछे रह गए हैं, इनको लेवल प्लेइंग फील्डिंग मतलब इनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट को अगर कोई प्रोविजंस बनाने पड़े, तो वो ये नहीं माना जाएगा कि यहाँ पे राइट टू इक्वालिटी छीना जा रहा है या कोई किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। सो ऐसा कोई प्रोविज़न टोटली अलाउड है कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा। चलते हैं अब आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 सेज there shall be equality of opportunity for all citizens in the matter relating to employment or appointment to any office under the state। भाई यहाँ सिर्फ स्टेट मतलब स्टेट क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों। सो गवर्नमेंट का अगर कोई एम्प्लॉयमेंट मैटर है तो वहाँ पे ऑल सिटीजन्स विल बी कंसिडर्ड इक्वल, वहाँ पे कोई भेदभाव नहीं होगा। क्या यहाँ पे कोई प्राइवेट ऑफिस का लिखा है, मतलब प्राइवेट ऑफिसेज जो होते हैं, प्राइवेट कंपनीज होती हैं, वो डेफिनेटली डिस्क्रिमिनेट कर सकती हैं, लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिस है तो वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा सिटीजन्स के बीच में। किस बेसिस पे, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और यहाँ पे डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, residence or any of them be ineligible or discriminated against in respect of any employment or under the state। तो यहाँ पे दो चीज़ें और जुड़ गई, डिसेंट एंड प्लेस ऑफ बर्थ। इन बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है कौन, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी लोकल अथॉरिटी जो कि गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई है। और किसी बेसिस पे, जैसे मान लीजिए वो बोले कि हम सिर्फ 90% प्लस जिनकी 12th में आई थी उन्हीं को ही यहाँ पे नौकरी देंगे, तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इन बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। मान लीजिए गवर्नमेंट बोलती है हम उन्हीं लोगों को अपॉइंट करेंगे जिनकी हाइट 5'10" से ज़्यादा है। अब देखिए कुछ कुछ ऐसी गवर्नमेंट जॉब्स होती है जहाँ पे फिज़िकल स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आर्मी है, ठीक है, तो वहाँ पे अगर फिज़िकल फिटनेस मानी जाती है और उन्हीं लोगों को अपॉइंटमेंट दी जाती है जो बहुत फिज़िकली फ़िट है, फिज़िकली एज वेल एज़ मेंटली फ़िट है। तो अगर वहाँ पे गवर्नमेंट बोलती है कि हम सिर्फ फिज़िकली फ़िट लोगों को यहाँ पे अपॉइंटमेंट देंगे और बाकियों को नहीं देंगे, तो उसको डिस्क्रिमिनेशन नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया है, सिर्फ इन्हीं बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं है। नेक्स्ट, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट पार्लियामेंट फ्रॉम मेकिंग any law prescribing in regard to a class or classes of employment or appointment to an office under the government of or any local or other authority within the state or union territory any requirement as to residence within that state or union territory
प्रायर टू सच एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि राजस्थान गवर्नमेंट की कोई जॉब निकली है, ठीक है, जो राजस्थान सरकार ने निकाली है, और अगर राजस्थान सरकार एक कंडीशन ये लगा देती है कि ये अपॉइंटमेंट के लिए जो लोग अप्लाई करेंगे वो राजस्थान के ही रेसिडेंट्स होना चाहिए, मतलब उसी स्टेट को बिलोंग करने चाहिए या वो वहीं पे रहने चाहिए। ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र के लोग आके या महाराष्ट्र के रेसिडेंट्स आके यहाँ पे इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर ऐसा राजस्थान सरकार कोई क्लॉज निकालती है या कोई लॉ निकालती है कि सिर्फ जो राजस्थान में रहने वाले व्यक्ति हैं वही अप्लाई कर पाएंगे इस जॉब के लिए, पर्टिकुलर जॉब के लिए, तो इसको भी हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं मानेंगे। क्योंकि कई बार ऐसी जॉब्स होती हैं जिनके लिए जो लोग अपॉइंट होते हैं उनको वहाँ के लोकल एरिया की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है या लोकल डायलेक्ट आना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए सरकार प्रेफर करती है कि वहाँ के लोकल लोगों को ही एम्प्लॉय किया जाए। तो अगर ऐसा कोई लॉ कोई गवर्नमेंट निकालती है, किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट या किसी भी यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट, तो उसको हम इस कैटेगरी में नहीं रखेंगे कि अजी ये तो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, यहाँ पे क्यों कोई बॉम्बे से आके या जम्मू कश्मीर से आके या दिल्ली से आके नहीं अप्लाई कर सकता। नहीं, अगर कुछ ऐसा कर रही है गवर्नमेंट तो डेफिनेटली उसके पीछे कोई रीज़न होगा और कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ ऑलरेडी अलाउड है। अब चलते हैं हमारे पे, जो कि है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। देखिए, जो छुआछूत है ये हमारा देश इस चीज़ को बहुत लंबे टाइम तक इसके लिए सफ़र किया है। जो महात्मा गांधी थे, एक वो बहुत ही स्टॉलवर्ट लीडर थे जिन्होंने उनकी ताउम्र उन्होंने बहुत एफर्ट्स किए हैं कि जो ये अनटचेबिलिटी है ये ख़त्म हो जाए हमारे देश में। ये जो छुआछूत है, जो भेदभाव चलता है इस वजह से कि ये नीची जाति का है, ये ऊंची जाति का है, इनके साथ बैठ के खाना नहीं खाएंगे, इनको हम अपने गांव में नहीं घुसने देंगे, अगर गांव में घुसेंगे तो वहाँ की हवा दूषित हो जाएगी। इन सबको हटाने के लिए बहुत मेहनत करी गई थी। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने बनाया उन्होंने ये सोचा था कि अगर कभी भी हमारे देश में ऐसा कुछ होता है तो ये टोटली बैंड है, ये अबॉलिश्ड है और ये पनिशेबल है। सो आइए देखते हैं। दिस आर्टिकल एलिमिनेट्स द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इन इंडिया। अनटचेबिलिटी जो है वो डिफाइन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके लिए एक एक्ट आया था जिसको बोला जाता है द अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955, और इसमें जो अनटचेबिलिटी है उसको डिफाइन किया गया कि होता क्या है अनटचेबिलिटी। तो ये है, इट एड्रेसेस द प्रैक्टिस पनिशेबल ऑफेंस। तो ये जो एक्ट है ये बोलता है कि जो अनटचेबिलिटी होती है ये एक पनिशेबल ऑफेंस है। इट ऑल्सो कमांड्स पेनल्टीज for the enforcement of any kind of disability that is arising out of untouchability as it is considered as an offence. This act was passed in Indian Parliament for the eradication of all sorts of untouchability from the country. किसी भी टाइप की untouchability है उनको हटाने के लिए ये एक्ट बनाया गया था। और इस एक्ट में लिखा है कि एक पनिशेबल ऑफेंस है अगर कोई आज की तारीख में भी अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करता है तो। अब फॉलोइंग ऑफेंसेस आर कंसिडर्ड पनिशेबल अंडर दिस एक्ट: अ पर्सन फ्रॉम एंटरिंग अ टेम्पल और प्लेस ऑफ वर्शिप और एनी अदर पब्लिक प्लेस। अगर किसी को रोका जा रहा है कि तुम नहीं जा सकते या इस जाति के लोग नहीं जा सकते तो वो अनटचेबिलिटी कहलाई जाएगी और वो पनिशेबल है। प्रिवेंटिंग अ पर्सन फ्रॉम ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम सैक्रेड वाटर बॉडीज़ वेल्स। अब जैसे बहुत सारी हमारी सैक्रेड वाटर बॉडीज़, जैसे गंगा का पानी बहुत सैक्रेड और पवित्र माना जाता है, ऐसे जो अपना जो पुष्कर है एक जगह है जहाँ पे वर्ल्ड में देखिए ब्रह्मा जी का सिर्फ एक ही टेम्पल है और वो कहाँ लोकेटेड है, पुष्कर में, और वहाँ पे एक घाट बना हुआ है। तो अगर वहाँ पे किसी व्यक्ति को बोल देते कि नहीं आप यहाँ से पानी नहीं ले सकते तो ये भी अपने आप में अनटचेबिलिटी है। अनटचेबिलिटी सिर्फ ये नहीं होती कि पास में बिठा के आप खाना नहीं खिला सकते या आप अपने उनको घर में नहीं घुसने देंगे। नहीं, अगर आप कोई ऐसी चीज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं कि आप किसी को ऐसे घाट में से पानी नहीं लेने दे रहे या किसी मंदिर में नहीं घुसने दे रहे, तो ये भी अपने आप में एक अनटचेबिलिटी होती है एंड दैट इज़ मेड पनिशेबल अंडर द एक्ट। और कौन से एक्ट के अंडर इसको पनिशेबल बनाया गया है? द अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955। नेक्स्ट, प्रिवेंटिंग अ पर्सन फ्रॉम यूजिंग धर्मशाला, रेस्टोरेंट, शॉप, होटल, हॉस्पिटल, पब्लिक कन्वेंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड एनी प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट। किसी व्यक्ति को रोका जा रहा है इन सब चीज़ों को एक्सेस करने से, किसी होटल में घुसने से, किसी बस जो हमारी रोडवेज़ की बस होती है वहाँ पर बोला जाए कि आप नहीं घुस सकते हो, तो वो भी क्या है? अनटचेबिलिटी मानी जाती है। डिनायल ऑफ यूसेज ऑफ रोड्स,
रिवर्स, रिवर बैंक्स, क्रीमेशन ग्राउंड्स, वेल्स एट्सेट्रा आप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। इंडिया का होल एंड सोल एम क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ? अबॉलिश करनी है। ये नहीं है इसको हम टॉलरेट नहीं करेंगे। टोटल अबॉलिशमेंट या eradication of untouchability is the aim of the constitution of India. Now ये I hope it is clear and चलते हैं आज के आर्टिकल जो कि अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। अब टाइटल्स क्या होता है? टाइटल्स जो आपके नाम के आगे लगे जाते हैं, जैसे कि डॉक्टर मोहनलाल शर्मा या फिर आर्किटेक्ट सोहन शर्मा। अब क्या है, कुछ टाइटल्स ऐसे होते हैं जो हेरिडिटरी टाइटल्स होते हैं और पुश्तैनी होते हैं जो चले आ रहे हैं, जैसे कुंवर प्रताप सिंह या राजा मान सिंह, राजा जय सिंह, स्वाई जय सिंह। तो ये सारे टाइटल्स क्या हैं? ये हेरिडिटरी टाइटल्स हैं, ठीक है। जो ये जैसे हो गए सवाई, राजा, कुंवर, तो ये सब क्या बताते हैं? ये आपकी पोजीशन बताते हैं कि आप कोई रॉयल फैमिली से हैं पीछे से। ये अर्न नहीं है टाइटल्स। जैसे कि अगर आपके नाम के आगे डॉक्टर लगा हुआ है या आपके नाम के आगे इंजीनियर लगा हुआ है, सीए लगा हुआ है, लॉयर लगा हुआ है, एडवोकेट का एडीवी लगता है ना जो आप बनने वाले हैं, तो आपके नाम के अगर ये आगे ऐसे टाइटल्स लगे हुए हैं तो वो तो अलाउड है, क्योंकि क्या है, वो एजुकेशनल टाइटल्स हैं, आपने वो अर्न किए हैं एजुकेशन से। ये हेरिडिटरी टाइटल्स नहीं हैं। हेरिडिटरी टाइटल्स क्या हो गए? सवाई हो गए, राजा हो गए, कुंवर हो गए, भैरव हो गए। ये सब टाइटल्स अब इंडिया में अलाउड नहीं है। और इसका क्या मकसद था कि ये क्यों हटा दिए जाएं? ताकि लोगों को इक्वालिटी फील हो। ये ना हो कि बोलें जी फलाने ढिमकाने राजा पधार रहे हैं जी, या मिलिए राजा फलाने ढिमकाने प्रताप सिंह से। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा होल एंड सोल मोटिव है कि हमें इक्वालिटी फील होनी चाहिए, वो नहीं फील होगी। क्योंकि अगर लोग अपने आप को जो ये हेरिडिटरी टाइटल्स के साथ हैं वो अपने आप को मानेंगे कि हम सुपीरियर है, हम राजा हैं, ये नॉर्मल लोग हैं, ये सिटीजन्स हैं, ये प्रजा है हमारी। तो ऐसी कोई भी फीलिंग ना डेवलप हो लोगों के बीच में, डिस्क्रिमिनेशन ना हो कि ये हमसे ऊपर हैं और हम इनसे नीचे हैं। इसलिए जो टाइटल्स को हैं होल एंड सोल अबॉलिश कर दिया गया, सिर्फ एजुकेशनल टाइटल्स अलाउड हैं। दिस आर्टिकल forbids the state from conferring any titles on the citizens of the country, and also citizens of India cannot accept any titles from foreign state. अगर आप पे कोई फॉरेन स्टेट कोई टाइटल आपको देना चाहती है तो आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। आपको परमिशन लेनी होगी, और किससे परमिशन लेनी होगी? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी होगी। It also abolished the titles such as Rai Bahadur, Khan Bahadur conferred by British. ब्रिटिशर्स ने अपने टाइम में आके बहुत सारे टाइटल्स दिए थे लोगों को अपनी फेवर में करने के लिए, तो वो सब टाइटल्स हटा दिए गए हैं क्योंकि हमें इक्वालिटी प्रिवेल करनी है। However, military and academic distinctions can be conferred upon. Academic distinctions मैं पढ़ा चुकी हूँ, CA हो गए, एडवोकेट हो गए, डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, और मिलिट्री टाइटल्स जैसे कि ब्रिगेडियर हो गए, कर्नल हो गए, मार्शल्स हो गए। तो ये सब क्या है? मिलिट्री टाइटल्स है, ये सब अलाउड है। अब आती है अवार्ड्स की बारी, जो भारत रत्न और पद्म विभूषण जैसे अवार्ड्स हैं। भारत रत्न क्या है? हमारे देश का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, बहुत ही प्रेस्टीजियस अवार्ड है। तो अगर अब किसी व्यक्ति को, इंसान को, किसी को मिलता है और अगर वो अपने नाम के आगे हर टाइम इस वर्ड को यूज़ करते हैं तो ये भी अलाउड नहीं है। कि जैसे मान लीजिए सीवी रमन है, ठीक है, साइंटिस्ट थे ना इंडिया के बहुत ही फेमस। अब वो हर टाइम अगर ये यूज़ करेगी भारत रत्न सीवी रमन, तो ये टाइटल्स भी यूज़ करना अलाउड नहीं है, प्रोहिबिटेड हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा। अ फॉरेनर होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट कैन नॉट एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब कोई फॉरेनर हैं जो इंडिया में काम करते हैं, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, मतलब कोई बिजनेस है या किसी गवर्नमेंट जॉब में है, तो वो भी कोई भी जो टाइटल है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते फॉरेन स्टेट द्वारा विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। हाँ, अगर प्रेसिडेंट ने कंसेंट दे दी है टू एक्सेप्ट द टाइटल, देन द फॉरेनर कैन डेफिनेटली एक्सेप्ट। अगर प्रेसिडेंट ने परमिशन नहीं दी है तो जो फॉरेनर हैं वो ये टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं फॉरेन स्टेट द्वारा। सो ये तो हो गए हमारे आर्टिकल्स 14 to 18 जो कि बात करते थे राइट टू इक्वालिटी से रिलेटेड। इससे पहले हमने क्या पढ़ा? आर्टिकल 12 and 13, जिसमें हमने बात करी थी कि स्टेट की डेफिनेशन क्या है और लॉ की डेफिनेशन क्या है। फ्रेंड्स, मैं फिर से बोल देती हूँ, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
प्लीज़ बहुत अटेंटिवली सुनिया करिए क्लास में, बहुत ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत है। ये नहीं कि आप क्लासेस मिस कर रहे हैं या लेक्चर्स मिस कर रहे हैं। प्लीज़ बी वेरी अटेंटिव इन द क्लास, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा ही बनेगा। कहीं ना कहीं से मे बी जो कोई लिमिटेशन है या कोई रिस्ट्रिक्शन है किसी आर्टिकल की, फॉर एग्जांपल जैसे आर्टिकल 15 में दिया गया है कि अगर कोई प्रोविज़न गवर्नमेंट बनाती है विमेन और चिल्ड्रन के हित में या उनके उत्थान के लिए, तो क्या वो राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर गवर्नमेंट बना रही है कोई प्रोविज़न फॉर डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन एंड वुमेन, तो उसको डिस्क्रिमिनेशन नहीं माना जाएगा। सो ये सब ऐसी छोटी छोटी बातें क्लियर होनी चाहिए। कौन से टाइटल्स अलाउड हैं, कौन से टाइटल्स अलाउड नहीं है, अनटचेबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है या नहीं है, नहीं है तो कौन से एक्ट में, ये सारी बातें आपको एकदम अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, विद दिस आई वुड लाइक टू वाइंड अप द वीडियो फॉर द डे, एंड आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल द पेशेंस लिसनिंग, एंड वंस अगेन अ हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ वीडियो को ज़रूर रिवाइज करिएगा आफ्टर द वीडियो इज़ ओवर। थैंक यू सो मच।